अब हम रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संगीत प्रेम और कूटनीतिक धुन का एक संगीतमय विश्लेषण करेंगे। व्लादिमीर पुतिन को संगीत का बहुत शौक है और वो कई बार इसका इजहार आम लोगों के सामने कर चुके हैं। पुतिन वन बेल्ट वन रोड सम्मेलन में हिस्सा लेने चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे थे। इस बीच वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने उनके घर गए और वहां पुतिन की नजर पियानो पर पड़ गई। इसके बाद पुतिन इस ग्रैंड पियानो के सामने बैठ गए और उन्होंने 2 धुनें बजाईं, जिनका नाम था इवनिंग सॉन्ग और मॉस्को विंडोज। यहां आपको जानकारी दे दें कि इवनिंग सॉन्ग नामक धुन को रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग शहर का अनौपचारिक एंथम भी माना जाता है। पुतिन को पियानो बजाने का बहुत शौक है और वह ऐसा पहले भी कई बार कर चुके हैं। हालांकि पुतिन ज्यादा देर तक पियानो नहीं बजा पाए और ऐसा लग रहा था कि शायद उन्हें इस पियानो की सेटिंग्स पसंद नहीं आई। पुतिन ने करीब 55 सेकंड्स तक पियानो बजाया और फिर वो वहां से चले गए। लेकिन इन 55 सेकंड्स की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और कूटनीति के पंडित इसे पुतिन की संगीतमय कूटनीति कह रहे हैं। इस बारे में हम आपको आज विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी पुतिन के इस म्यूजिकल अवतार के दर्शन करने चाहिए। उम्मीद है कि पुतिन की यह परफॉर्मेंस आपको पसंद आई होगी। लेकिन विशेषज्ञ ऐसा मानते हैं कि पुतिन कोई भी काम कभी भी अचानक नहीं करते। इसके पीछे भी उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। पुतिन दुनिया के सामने जो कुछ भी करते हैं उसका एक खास मकसद होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला पियानो बजाने से किसी का क्या मकसद पूरा हो सकता है। पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के घर पर यह पियानो बजाया और जिस सम्मेलन में पुतिन हिस्सा ले रहे थे उसमें दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़े बड़े नेता शामिल थे। लेकिन पुतिन पियानो बजाकर जिस खास नेता को कूटनीतिक संदेश देना चाहते थे वो नेता इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं थे। हम फ्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बात कर रहे हैं। मैक्रों ने 14 मई से ही अपना कार्यभार संभाला है। मैक्रों भी पुतिन की ही तरह पियानो बजाने के बेहद शौकीन है और शायद पुतिन अपने इस टैलेंट के जरिए मैक्रों को कूटनीतिक धुन सुनाना चाहते थे। सीरिया के मुद्दे पर रशिया और फ्रांस के रिश्ते अब काफी बिगड़ चुके हैं। फ्रांस मानता है कि सीरिया में रशिया की दखलंदाजी और उसके हवाई हमले वॉर क्राइम है, यानी एक प्रकार से युद्ध अपराध है। ऐसे में फ्रांस के नए राष्ट्रपति पर रशिया से रिश्ते सुधारने का काफी दबाव है। मैक्रों या तो रशिया के साथ अपने देश के संबंधों को बेहतर करेंगे या फिर वो सीधे तौर पर पुतिन से टक्कर लेंगे। मैक्रों भी पुतिन की ही तरह काफी लोकप्रिय हैं और वो भी पियानो बजाने के साथ साथ बॉक्सिंग भी करते हैं। यानी सब कुछ पुतिन और मैक्रों के नेतृत्व पर निर्भर करता है। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ बॉक्सिंग भी कर सकते हैं और एक साथ मिलकर पियानो भी बजा सकते हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि पुतिन ने बीजिंग में पियानो बजाकर मैक्रों को संदेश देने की कोशिश की है ताकि उन्हें अपने कूटनीतिक हित साधने के लिए मैक्रों से भी एक संगीतमय जवाब मिले। व्लादिमीर पुतिन ने जो धुन चीन में बजाई उसकी गूंज यूरोप में सुनाई दे रही है। ये व्लादिमीर पुतिन के व्यक्तित्व का विरोधाभास है कि कभी वो संगीत प्रेमी बन जाते हैं तो कभी युद्ध प्रेमी। आज हम आपको एक विश्लेषण के जरिए यह दिखाएंगे कि कैसे पुतिन अपने दोस्तों और विरोधियों को रशियन स्टाइल में कूटनीतिक संदेश देते हैं।
बीजिंग में धुन, अमेरिका और फ्रांस में गूंज। कभी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों पर संगीत वाला वार, तो कभी दुनिया के नेताओं और पत्रकारों के सामने डॉग डिप्लोमेसी। यह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जब बीजिंग में वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनने पहुंचे थे तो उन्होंने चीन के साथ मिलकर पूरी दुनिया के कूटनीतिक तार खींचने की कोशिश की। शी जिनपिंग के घर में पियानो बजाने का प्रोपेगेंडा शायद दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को संदेश देने की कोशिश थी, लेकिन पुतिन का यह पियानो प्रेम पहली बार दुनिया के सामने नहीं आया है। वर्ष 2014 में मॉस्को में छात्रों के कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए भी पुतिन ने पियानो पर धुन बजाई थी। इतना ही नहीं, वर्ष 2010 में जब पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे तब एक कार्यक्रम में स्टेज पर पहुंचकर पहले तो उन्होंने पियानो बजाया और फिर एक गाना भी गाया। Each of the moon will go. 7 मई को पुतिन का जन्मदिन था। इसी मौके पर उन्होंने आइस हॉकी खेली और विरोधी टीम को बड़े अंतर से हरा दिया। वैसे पुतिन जब आइस हॉकी खेलते हैं तो उनकी टीम जीतती है। पुतिन जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे उनका मकसद दुनिया को एक संदेश देना होता है। कभी संगीत प्रेमी बनकर, कभी खिलाड़ी बनकर, तो कभी समुद्र की गहराइयों में पहुंचकर पुतिन ये जताने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया के आम नेताओं से कितने अलग हैं। लेकिन कई बार पुतिन सीधे तौर पर ही अपने विरोधियों को कड़ा कूटनीतिक संदेश भी दे देते हैं। वर्ष 2016 में जब जापान के कुछ पत्रकार पुतिन से मिलने पहुंचे तो पुतिन से पहले उनका कुत्ता वहां आ गया। अकीता नाम का यह कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। तब वहां मौजूद जापान के पत्रकार काफी घबरा गए। हालांकि वो हंसने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मजे की बात यह है कि यह कुत्ता जापान ने ही पुतिन को गिफ्ट के तौर पर दिया था। पुतिन ऐसे ही डॉग डिप्लोमेसी जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के साथ भी कर चुके हैं। ये तस्वीरें वर्ष 2007 की हैं। पुतिन जानते थे कि एंजेला मर्केल को कुत्तों से डर लगता है, लेकिन एंजेला मर्केल से मुलाकात के दौरान पुतिन जानबूझकर कुत्ते को साथ लेकर पहुंचे। इस मुलाकात के दौरान एंजेला काफी डरी हुई नजर आई। चीन और रूस के रिश्ते पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतर हुए हैं। चीन में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेकर पुतिन ने अमेरिका को भी संदेश देने की कोशिश की है।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने वाले दिनों में एक ही टीम में खेल सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो फ्रांस और अमेरिका का पहला निशाना रूस ही होगा। शायद इसीलिए पुतिन पियानो बजाकर अपने कूटनीतिक दुश्मनों को एक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में जिन नेताओं को अपनी छाप छोड़नी होती है उन्हें ऑलराउंडर बनना पड़ता है। व्लादिमीर पुतिन एक ऐसे ही ऑलराउंडर नेता हैं जिन्हें अभी तक दुनिया का कोई दूसरा नेता टक्कर नहीं दे पाया है। अब यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या फ्रांस के नए राष्ट्रपति पुतिन को टक्कर दे पाते हैं या नहीं।